दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे केदारनाथ मंदिर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है और भारत के उत्तराखंड राज्य में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय श्रृंखला में स्थित है। यह हिंदुओं, विशेषकर भगवान शिव के अनुयायियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ केदारनाथ मंदिर के बारे में कुछ प्रमुख विशेषताएं और जानकारी दी गई हैं। स्थान: केदारनाथ मंदिर रुद्र हिमालय श्रृंखला में समुद्र तल से लगभग 3,583 मीटर यानी 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। समर्पण: यह मंदिर भगवान शिव के एक रूप भगवान केदारनाथ को समर्पित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिन्हें शिव का सबसे पवित्र निवास माना जाता है। तीर्थ यात्रा: मंदिर हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य है, विशेष रूप से 4 धाम यात्रा करने वालों के लिए, जिसमें उत्तराखंड में 4 पवित्र मंदिरों की यात्रा शामिल है। अभिगम्यता: केदारनाथ तक पूरे साल सड़क मार्ग से आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता है। तीर्थयात्रियों को आमतौर पर मंदिर तक पहुंचने के लिए काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है। ट्रैकिंग मार्ग सुरम्य परिदृश्यों से होकर गुजरता है और इसमें खड़ी चढ़ाई शामिल है। खुलने और बंद होने की तिथियां: सर्दियों के दौरान क्षेत्र में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर हर साल केवल एक विशिष्ट अवधि के लिए खुला रहता है। आमतौर पर अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत से नवंबर तक खुलता है। प्रत्येक वर्ष समापन और उद्घाटन की तारीख अलग अलग होती है। वास्तुकला: मंदिर बड़े, भारी और समान रूप से काटे गए पूरे भूरे पत्थरों से बना है। इसकी वास्तुकला प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक प्रभावशाली उदाहरण मानी जाती है। किंवदंती: हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ का संबंध महाभारत से है। ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने अपने ही रिश्तेदारों की हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा था। हालांकि शिव उनसे बच निकले और केदारनाथ में एक बैल के रूप धारण कर लिया। जब पांडवों ने उसे पाया तो उसने जमीन में गोता लगाया और अपना कुबड़ सतह पर ही छोड़ दिया। कहा जाता है इसी स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया था। प्राकृतिक आपदा: जून 2013 में केदारनाथ सहित क्षेत्र में भयंकर बाढ़ और भूस्खलन का सामना करना पड़ा, जिससे काफी क्षति हुई। मंदिर परिसर भी प्रभावित हुआ था, लेकिन स्थल की मरम्मत और पुनर्निर्माण के प्रयास जारी हैं और अब पुनर्निर्माण करीब पूरा हो चुका है। केदारनाथ मंदिर अत्यधिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है और देश और दुनिया भर से भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। केदारनाथ की यात्रा न केवल एक तीर्थ यात्रा है, बल्कि मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता से होकर गुजरने वाला यात्रा भी है। केदारनाथ मंदिर का इतिहास क्या है? केदारनाथ मंदिर का इतिहास हिंदू पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों में गहराई से निहित है। यह मंदिर प्राचीन हिंदू ग्रंथों की विभिन्न कहानियों से जुड़ा हुआ है और इसकी उत्पत्ति का पता एक महत्वपूर्ण काल से लगाया जा सकता है। यहाँ केदारनाथ मंदिर के इतिहास का अवलोकन दिया गया है। प्राचीन उत्पत्ति: केदारनाथ मंदिर के निर्माण की सही तारीख अच्छी तरह से प्रलेखित नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसकी उत्पत्ति प्राचीन है। कुछ ऐतिहासिक वृत्तांत से पता चलता है कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ होगा। महाभारत से जुड़ाव: केदारनाथ मंदिर महान हिंदू महाकाव्यों में से एक है। महाभारत से निकटता से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने अपने ही रिश्तेदारों की हत्या की पापी को क्षमा मांगने के लिए भगवान शिव के आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव उनके सीधे मिलना नहीं चाहते थे, उन्होंने बैल का रूप धारण किया और ये हम पहले भी बता चुके हैं। आदि शंकराचार्य का योगदान: कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी से के प्रसिद्ध दार्शनिक और धर्मशास्त्री आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत में कई हिंदू मंदिर को पुनर्जीवित और पुनः स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने केदारनाथ का दौरा किया था और मंदिर के आध्यात्मिक महत्व में योगदान दिया था। मध्यकालीन और आधुनिक काल: सदियों से केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार और विस्तार किया गया। मंदिर परिसर जैसा कि यह आज खड़ा है, पुनर्निर्माण प्रयासों का परिणाम है। केदारनाथ के आसपास के क्षेत्र सदियों से तीर्थ यात्रा और आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए एक गंतव्य रहा है। प्राकृतिक आपदाएं:
अन्य हिमालयी क्षेत्रों की तरह केदारनाथ भी भूस्खलन और बाढ़ से प्राकृतिक आपदाओं के लिए अति संवेदनशील है। जून 2013 में इस क्षेत्र को भीषण बाढ़ और भूस्खलन का सामना करना पड़ा, जिससे व्यापक तबाही हुई। मंदिर परिसर को नुकसान पहुंचा और आसपास के कई इलाकों पर इसका प्रभाव पड़ा। हालांकि पवित्र शिवलिंग सहित मंदिर का मुख्य गर्भगृह बरकरार रहा। पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार 2013 की आपदा के बाद मंदिर और आसपास के बुनियादी ढांचों को बहाल करने के लिए पुनर्निर्माण का प्रयास शुरू किए गए। सरकार ने विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर क्षतिग्रस्त संरचनाओं के पुनर्निर्माण और तीर्थ स्थल की सुरक्षा और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए काम किया। उद्घाटन और समापन अनुष्ठान। केदारनाथ मंदिर पाई के लिए खुला रहता है, यानी यह मंदिर पिलग्रिम्स के लिए प्रत्येक वर्ष एक सीमित अवधि के लिए आमतौर पर अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत से नवंबर तक खुला रहता है। उद्घाटन और समापन की तारीखें हर साल अलग अलग होती हैं और वे हिंदू कैलेंडर के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। केदारनाथ मंदिर एक प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल और 4 धाम यात्रा का एक अभिन्न अंग बना हुआ है, जो भक्तों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करता है। मंदिर का समृद्ध इतिहास, आध्यात्मिक महत्व और आश्चर्यजनक हिमालय सेटिंग इसकी स्थायी अपील में योगदान करती है। दिल्ली से वहाँ कैसे पहुँचें? दिल्ली से केदारनाथ पहुँचने में सड़क और ट्रैकिंग या हेलीकॉप्टर सेवाओं का संयोजन शामिल है, क्योंकि मंदिर गढ़वाल हिमालय में स्थित है और पूरे वर्ष सड़क मार्ग से सीधे पहुँचा नहीं जा सकता। दिल्ली से केदारनाथ कैसे पहुँचें, इसके बारे में एक सामान्य मार्गदर्शिता यहाँ दी गई है। विकल्प 1, सड़क मार्ग और ट्रैकिंग। दिल्ली से हरिद्वार ऋषिकेश। दिल्ली से हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए ट्रेन या बस पकड़कर शुरुआत करें। दोनों शहर सड़क और रेल मार्ग से दिल्ली से अच्छी से जुड़े हुए हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश से गौरीकुंड। हरिद्वार या ऋषिकेश से आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या गौरीकुंड के लिए बस ले सकते हैं। गौरीकुंड केदारनाथ की यात्रा का आधार शिविर है। गौरीकुंड से केदारनाथ ट्रैक। गौरीकुंड से केदारनाथ तक का रास्ता 16 किलोमीटर का है। ट्रैकिंग मार्ग अच्छी तरह से चिन्हित है और लोग पैदल यात्रा नहीं करना पसंद करते हैं, उनके लिए टट्टू और पालकी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। यानी जो लोग वहाँ पैदल नहीं चलना चाहते हैं उनके लिए ये सेवाएं हैं, वैसे लोग पैदल ही कोशिश करते हैं जाएं। विकल्प 2, हेलीकॉप्टर द्वारा। दिल्ली से देहरादून जॉली ग्रांट हवाई अड्डा। दिल्ली से देहरादून के लिए जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरें। हवाई अड्डे से आप हेलीपैड तक पहुँचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। देहरादून से केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर द्वारा। गुप्त काशी से फाटा या गुप्त काशी से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध हैं। ट्रैकिंग की तुलना में हेलीकॉप्टर यात्रा केदारनाथ पहुंचने का तेज और अधिक सुविधाजनक तरीका प्रदान करती है। महत्वपूर्ण सुझाव। मौसम की स्थिति। अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले मौसम की स्थिति की जांच करें, खासकर यदि आप ट्रैक करने की योजना बना रहे हैं। क्षेत्र में मौसम अप्रत्याशित हो सकता है। टट्टू और पालकी सेवाएं। यदि आप पैदल यात्रा नहीं करना पसंद करते हैं तो टट्टू और पाल की सेवाएं उपलब्ध हैं, हालांकि वे उपलब्धता और मौसम की स्थिति के अधीन हो सकते हैं। तीर्थ यात्रा का मौसम। केदारनाथ मंदिर एक विशिष्ट मौसम के दौरान तीर्थयात्रियों के लिए खुला रहता है और आमतौर पर अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत से नवंबर तक चलता है। अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले उद्घाटन और समापन तिथियों की जाँच करें। परमिट। यदि ट्रैक या हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए आवश्यकता हो तो आवश्यक परमिट प्राप्त करें। आवास। पहले से ही आवास की व्यवस्था करें, खासकर चलन तीर्थ यात्रा के मौसम के दौरान। मौसम, परिवहन उपलब्धता और तीर्थ यात्रा के मौसम जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त अपनी यात्रा शुरू करने से पहले हमेशा किसी भी यात्रा सलाह और अपडेट की जाँच करें। पर्यटकों के लिए रहने की व्यवस्था। केदारनाथ आने वाले पर्यटकों के पास रहने के विभिन्न विकल्प हैं, जिनमें आसपास के शहरों में और मंदिर के करीब ऊंचाई पर आवास शामिल हैं। केदारनाथ आने से पहले पर्यटकों के लिए ठहरने की कुछ सामान्य व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं। होटल और गेस्ट हाउस। केदारनाथ के आसपास के कस्बों और गांव जैसे गुप्त काशी, सोनप्रयाग और गौरीकुंड में आपको कई प्रकार के आवास प्रदान करने वाले होटल और गेस्ट हाउस मिलेंगे। ये बजट से लेकर मध्य श्रेणी के विकल्पों तक भिन्न हो सकते हैं। तीर्थ शिविर। तीर्थ यात्रा के मौसम के दौरान आगंतुक को आमद को समायोजित करने के लिए
कई अस्थायी तीर्थ शिविर स्थापित किए जाते हैं। ये शिविर बुनियादी सुविधाएं और साझा सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। तीर्थयात्री शिविर अक्सर गौरीकुंड जैसे स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं। धर्मशालाएं केदारनाथ में और उसके आसपास धर्मशालाएं धार्मिक रुझान वाले गेस्ट हाउस या विश्राम गृह हैं। ये किफ़ायती आवास विकल्प प्रदान कर सकते हैं। तंबू आवास ट्रैकिंग मार्ग के किनारे या केदारनाथ के पास कुछ स्थान तंबू आवास प्रदान करते हैं। यह एक अनोखा अनुभव हो सकता है, खास करके उन लोगों के लिए जो कैंपिंग का आनंद लेते हैं। सरकारी आवास सरकार तीर्थयात्रियों के लिए कुछ आवास प्रदान करती है और इन्हें पहले से बुक किया जा सकता है। विभिन्न राज्य पर्यटन विभाग इस क्षेत्र में विश्राम गृह या लॉज संचालित कर सकते हैं। ठहरने के लिए हेलीकॉप्टर पैकेज यदि आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा करना चुनते हैं तो कुछ पैकेज में समग्र पेशकश के हिस्से के रूप में आवास भी शामिल है। ये तंबू शिविरों या गेस्ट हाउसों के रूप में हो सकता है। आवास के लिए युक्तियाँ अग्रिम टिकट लेना तीर्थ यात्रा के मौसम के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण त्योहारों के आसपास पहले से आवास बुक करने की सलाह दी जाती है। तीर्थ यात्रा के मौसम पर विचार मंदिर प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट अवधि के लिए खुला रहता है और इस दौरान आवास की उच्च मांग देखी जा सकती है। तीर्थ यात्रा सीजन की आखिरी तारीख की जांच करें और उसके अनुसार योजना बनाएं। ऊंचाई संबंधी विचार ऊंचाई का ध्यान रखें और यदि आप अधिक ऊंचाई आदि नहीं हैं तो अपनी यात्रा के दौरान अनुकूल विराम पर विचार करें। मौसम की स्थिति पहाड़ी इलाके को देखते हुए मौसम की स्थिति तेजी से बदल सकती है। सुनिश्चित करें कि आपका चुना हुआ आवास अलग अलग मौसमों की स्थिति के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करती है। अपने प्रवास की योजना बनाने से पहले क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और स्थितियों की जांच करना आवश्यक है। चूंकि केदारनाथ एक ऊंचाई वाला गंतव्य है, इसलिए आरामदायक और सुरक्षित यात्रा के लिए उचित तैयारी और अनुकूलन महत्वपूर्ण है। पर्यटकों के लिए भोजन के क्या क्या विकल्प हैं? केदारनाथ और इसके आसपास के क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों को विभिन्न प्रकार के भोजन विकल्प उपलब्ध होते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भोजन की उपलब्धता स्थान, मौसम और आपके द्वारा चुने गए आवास के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। केदारनाथ क्षेत्र में पर्यटकों के लिए भोजन के कुछ सामान्य विकल्प यहाँ दिए गए हैं। स्थानीय व्यंजन आप स्थानीय गढ़वाली व्यंजन आजमा सकते हैं, जिसमें अक्सर स्थानीय रूप से उगाए गए अनाज, दाल और सब्जियों से बने व्यंजन शामिल होते हैं। स्थानीय भोजनालयों में रोटी, चावल, दाल और क्षेत्रीय विशेषताएं उपलब्ध हो सकती हैं। होटल और गेस्ट हाउस गुप्तकाशी, सोनप्रयाग और गौरीकुंड जैसे शहर में आवासों के साथ अक्सर जुड़े हुए हैं। आसपास के रेस्टोरेंट होते हैं जो विभिन्न प्रकार के व्यंजन पेश करते हैं। ये स्थान शाकाहारी विकल्पों सहित भारतीय और उत्तर भारतीय व्यंजन परोस सकते हैं। ढाबे और चाय की दुकानें ट्रैकिंग मार्ग पर या कस्बों में आपको छोटे छोटे ढाबे, सड़क के किनारे भोजनालय और चाय की दुकानें मिलेंगी। वे बुनियादी भोजन, नाश्ता और गर्म पेय पदार्थ परोस सकते हैं। तीर्थ शिविर तीर्थ यात्री शिविर अपने प्रसाद के हिस्से के रूप में बुनियादी भोजन प्रदान कर सकते हैं। भोजन आमतौर पर शाकाहारी और सादा होता है। सरकार द्वारा संचालित कैफेटेरिया केदारनाथ के रास्ते में और मंदिर के पास प्रमुख स्थानों पर सरकार द्वारा संचालित कैफेटेरिया है। यह स्थान नाश्ता, पेय पदार्थ और कभी कभी पूर्ण भोजन प्रदान करते हैं। पैक्ड स्नैक्स बिस्कुट, नट्स और एनर्जी बार जैसे कुछ पैक्ड स्नैक्स ले जाना एक अच्छा विचार है, खास करके यदि आप ट्रैकिंग कर रहे हैं या उन क्षेत्रों में समय बिता रहे हैं जहां भोजन के लिए विकल्प सीमित हो सकते हैं। क्षेत्र के भोजन के लिए युक्तियाँ शाकाहारी भोजन केदारनाथ और उसके आसपास के भोजन के अधिकांश विकल्प शाकाहारी हैं। स्थानीय रीति रिवाजों और प्राथमिकता का सम्मान करना उचित है। पानी सुनिश्चित करें कि आप जल जनित बीमारियों से बचने के लिए बोतलबंद या शुद्ध पानी पिएं। पुनः प्रायोज्य पानी की बोतल ले जाना भी एक अच्छा विचार है। ऊंचाई और भूख अधिक ऊंचाई आपकी भूख को प्रभावित कर सकती है। हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन ही करें। हाइड्रेटेड रहें लेकिन ज़्यादा खाना खाने से बचें। मौसमी उपलब्धता कुछ भोजनालय और खाद्य स्टॉल मौसमी हो सकते हैं और सर्दियों के महीने के दौरान संचालित नहीं हो सकते जब क्षेत्र में भारी बर्फबारी होती है। हालांकि केदारनाथ क्षेत्र में भोजन के विकल्प शहरी क्षेत्रों के विविध
तरह विविध नहीं हो सकती, फिर भी आप अपने तीर्थयात्री या ट्रैकिंग अनुभव के दौरान पौष्टिक भोजन पा सकते हैं। यदि आपके पास विशिष्ट आहार प्राथमिकताएं या प्रतिबंध हैं, तो आवास या भोजनालयों के साथ पहले से संवाद करना एक अच्छा विचार है। जाने का सबसे अच्छा समय क्या हो सकता है? केदारनाथ जाने का सबसे अच्छा समय आपकी प्राथमिकताओं, आप जिस प्रकार का अनुभव चाहते हैं और जिन गतिविधियों को करने की योजना बना रहे हैं, उन पर निर्भर करता है। आमतौर पर क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति के कारण मंदिर हर साल एक विशिष्ट अवधि के लिए तीर्थयात्रियों के लिए खुला रहता है। केदारनाथ की यात्रा के लिए दो मुख्य मौसम हैं। तीर्थयात्रा का मौसम अप्रैल के अंत, मई से नवंबर तक। मंदिर हिंदू कैलेंडर के आधार पर अप्रैल के अंत, मई की शुरुआत से नवंबर तक तीर्थयात्रियों के लिए खुला रहता है। यह प्राथमिक तीर्थयात्रा का मौसम है जब भक्त चार धाम यात्रा पर निकलते हैं। इस समय के दौरान मौसम अपेक्षाकृत हल्का होता है और ट्रैकिंग मार्ग सुलभ होते हैं। हालांकि अभी भी ठंड हो सकती है, खास करके मौसम की शुरुआती और आखिरी महीने में। तीर्थ यात्रा के मौसम के दौरान यह क्षेत्र हरा भरा रहता है, जिससे हिमालय के मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं और यह उन लोगों के लिए एक आदर्श समय है जो यात्रा के आध्यात्मिक पहलुओं का अनुभव करना चाहते हैं। शीत ऋतु दिसंबर से मार्च। केदारनाथ क्षेत्र में सर्दियों का मौसम कठोर होता है, जिसमें भारी बर्फबारी और अत्यंत ठंडा तापमान होता है। चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति के इस अवधि के दौरान मंदिर बंद रहता है, जबकि अत्यधिक परिस्थितियों के कारण अधिकांश पर्यटकों को सर्दियों में केदारनाथ की यात्रा करने की सलाह नहीं दी जाती है। कुछ साहसिक उत्साही और ट्रैकर्स इस दौरान अभियान चला सकते हैं, हालांकि इसके लिए शीतकालीन ट्रैकिंग की पूरी तैयारी और ज्ञान की आवश्यकता होती है। अपनी यात्रा की योजना बनाने के लिए युक्तियाँ। तीर्थ यात्रा तिथियाँ जानें और जांचें। मंदिर के खुलने और बंद होने की तारीख हिंदू कैलेंडर के आधार पर हर साल बदलती है। अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले तीर्थ यात्रा के मौसम की विशिष्ट तिथियों को जांच करें। मानसून के मौसम से बचें। मानसून का मौसम जून से अगस्त है। क्षेत्र में भारी वर्षा लाता है, जिससे भूसंकलन का खतरा बढ़ जाता है और ट्रैकिंग मार्ग चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आमतौर पर इस अवधि के दौरान यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। अनुकूलन यानी एक्लिमेटाइजेशन। यदि आप अधिक ऊंचाई के आदि नहीं हैं, तो केदारनाथ पर चढ़ने से पहले कम ऊंचाई वाले स्थान पर अनुकूलन या एक्लिमेटाइजेशन में 1 या 2 दिन बिताने का विचार करें। तदनुसार पैक करें। मौसम चाहे जो भी हो, गर्म कपड़े पैक रखें, खासकर यदि आप जल्दी या देर से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं। तीर्थ यात्रा का मौसम जब तापमान काफ़ी गिर सकता है। केदारनाथ की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय चुनना आपकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। चाहे आप आध्यात्मिक तीर्थयात्रा का अनुभव लेना चाहते हैं, क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं या साहसिक गतिविधियों करना चाहते हैं। मौसम की स्थिति के बारे में हमेशा सूचित रहें और उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं। तो ये था आज केदारनाथ के बारे में। इसके साथ ही हम कहना चाहेंगे, अगर हमारा चैनल पसंद है तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।